अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने वी हैव कंप्लीटेड आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टिल रबर। नेक्स्ट आर टी, कॉफ़ी और जितने भी हैं हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे टी से। टुडे इज़ 7 जुलाई 2020 एंड डे इज़ ट्यूसडे। ओके, अच्छा एक और बात, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा, रीडिंग की होगी और आपको अच्छे से सब समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ टी, रीड विद मी। टी, originally a bush from China, is now grown widely in Southeast Asia and Africa. It grows best on mountain slopes with plenty of rainfall, but it must have well-drained soil. Okay, देखिए ये बुश होती है, एक छोटी सी झाड़ी की शक्ल में होती है, इसकी लीव्स जो होती हैं। टी एक्चुअली जो इसका पौधा होता है, चाइना में ज़्यादातर ये होता है और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी और अफ्रीका में भी होता है। और इसको कैसी जगह पर, जहाँ पर माउंटेन स्लोप में होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से जो माउंटेन इस तरह से स्लोप में होते हैं वहाँ पर ये लगाई जाती है इस तरह। ठीक है, यहाँ पर टी ये इस तरह। अब होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ में जहाँ बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है, लेकिन क्या होता है पानी वहाँ पे रुकता नहीं है, जमा नहीं होता और वो वहाँ से आसानी के साथ सॉइल के अंदर ड्रेन होके होता चला जाता है। ठीक है, ऐसी जगह पर टी जो होती है वो लगाई जाती है। The leaves of the tea bush are picked by experienced workers. Workers बहुत experienced होते हैं, जो चुनते हैं उन पत्तों को। उनको पता होता है कि कौन सी leaves जो होती हैं वो best टी होती है और कौन सी leaves जो होती हैं वो cheaper टी होती है। The first tiny leaves on the tip of a stem are the finest and are made into very expensive tea. The coarser leaves lower down are made into cheaper varieties of tea. ओके, अब देखें जो उसकी जैसे हम देखते हैं ना पौधा, जब नीचे जो पत्तियां पुरानी होती जाती हैं वो बड़ी होती जाती हैं और जो ऊपर लीव्स होती हैं वो स्मॉल और छोटी होती हैं। इसी तरह से जो ऊपर वाली फाइन और बिल्कुल छोटी छोटी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टी होती है। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव टी होती है और वो ऐसे कंट्रीज़ को ही एक्सपोर्ट की जाती है। और जो कोर्सर लीव्स की होती हैं, जो नीचे वाली बड़ी लोअर डाउन, उनको कोर्सर लीव्स कहते हैं। ये चीपर वेराइटीज़ टी की होती है, मतलब एक बहुत आला किस्म की चाय होती है छोटी लीव्स वाली, और जो बड़ी नीचे की लीव्स होती हैं जिनको के कोर्सर लीव्स कहते हैं वो चीपर होती है। द लीव्स आर यूजुअली फर्मेंटेड सो दैट दे टर्न ब्लैक, ऑल्दो सम कंट्रीज स्पेशली चाइना प्रेफर ग्रीन टी। ओके, फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन ये होता है कि केमिकली किसी भी चीज़ को रख दिया जाता है, उसको इसमें केमिकल्स वगैरह शामिल करके इसको रख देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, फर्मेंटेशन के नतीजे में क्या होता है, ये लीव्स जो होती हैं ये ब्लैक हो जाती हैं। ठीक है, ये ब्लैक हो जाती हैं और फिर उसके कुछ कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पर चाइना में, ग्रीन टी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ब्लैक टी को नहीं। जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ जो चाय बनती है, पत्ती जो होती है हमारे यहाँ वो ब्लैक होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ खासतौर पर चाइना वगैरह जो है वो ग्रीन टी को प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ भी अब बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पी जाती है, लेकिन चाइना वगैरह में ब्लैक टी के बजाय ग्रीन टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। द सीड्स फ्रॉम द टी बुश आर क्रश्ड टू गेट एन ऑयल विच कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड समटाइम्स एज अ कॉस्मेटिक टू मेक हेयर शाइन एंड स्टिक टुगेदर. Muslim countries produce about 15% of the world's output of tea, these being mainly Bangladesh, Indonesia, Iran and Turkey. Okay, अब क्या बता रहे हैं कि इसके भी जो सीड्स होते हैं इस बुश की, जो क्रश्ड किया जाता है इसको, और इसमें से भी तेल निकलता है। ठीक है, कुकिंग ऑयल के तौर पर भी इसके इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ कंट्रीज़ में। इसके अलावा इस ऑयल को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? कॉस्मेटिक्स में, मेकअप के सामान में, हेयर डाई के अंदर। ठीक है, हेयर शाइन के लिए और स्टिकिंग के लिए ये जो है ये इस्तेमाल होता है। और तकरीबन कंट्रीज़ में जितनी भी चाय पैदा होती है उसका 15% या 15% जो होता है वो मुस्लिम कंट्रीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और ख़ास तौर पर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान और टर्की है मुस्लिम कंट्रीज़ में।
राइट। ओके, इंफॉर्मेशन है 18% of all the tea grown in the world is drunk in Muslim countries। पूरी दुनिया में जितनी चाय बनती है उसमें से 18% जो होती है वो मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग चाय पीते हैं। द वर्ड कॉफ़ी, अब हम नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कॉफ़ी है। और कॉफ़ी वर्ड जो है वो कहाँ से, अरेबिक वर्ड कहवा से आया है, ठीक है। द वर्ड कॉफ़ी कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कहवा। द यूज़ ऑफ दिस बेवरेज originated from Arabia and was taken to other parts of the world by traders। बेवरेज किसको कहते हैं, मशरूबात को, पीने वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये जो कॉफ़ी या कहवा जो पीने का जो मशरूब है ये असल में कहाँ से आया है, अरेबिया से ही, ठीक है। अरब कंट्री से आया है और दूसरे कंट्रीज़ तक या दुनिया के दूसरे पार्ट्स तक ये किसके ज़रिए से पहुंचा था, जो ट्रेडर्स, जो ट्रेड करने के लिए मर्चेंट्स और जो लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते थे, तो जब वो अरेबिया गए तो वापसी पर अपने साथ वो ये कहवा या टी भी लेकर आए या कॉफ़ी लेकर आए, कॉफ़ी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इट वॉज डिस्कवर्ड इन द सोमालिया इथियोपिया area. It is said by shepherds who wondered why their sheep were so lively after eating the leaves and seeds of what we now call the coffee tree। अच्छा, आपको पता है ना, अभी जैसे बाज़ लोग पढ़ रहे होते हैं रात को, तो उनकी कोशिश होती है कि हम अगर जागेंगे तो चाय पी लें या कॉफ़ी पी लें जिसकी वजह से नींद भाग जाए और वो एक्टिव हो जाए। तो ये काम करती है कॉफ़ी। तो अब इसमें ये क्या था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और ये कहाँ पे, सोमालिया इथियोपिया जो कहलाता है उसके एरियाज़ में, अफ्रीका के ये एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये डिस्कवर की गई थी। इसको सबसे पहले वहाँ पे पता चला था इसके बारे में। और किसके ज़रिए से, जो शेफर्ड थे, जो भेड़ें अपने शीप्स वगैरह को वहाँ पर चरा रहे थे, तो वो ये देख के बड़े हैरान हो जाते थे कि उनकी जो शीप होती हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं, बहुत लाइवली हो जाती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं इधर से उधर। जब वो ये सीड्स या ये वाली लीव्स खा लेती हैं, एक ख़ास किस्म की लीव्स और सीड्स को जब भी खाते हैं तो ये बड़ी एक्टिव हो जाती हैं, जिसको के बाद में हमने कॉफ़ी ट्री का नाम दिया था। तो अभी तक इसका पर्पज़ ये भी है, ठीक। इट वॉज सेड टू हैव बीन फर्स्ट यूज्ड बाय मेन हु हैड टू ऑब्जर्व लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रेयर एट नाइट एज इट केप्ट देम अवेक। ओके, अच्छा, अब ये उन लोगों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया जो कि जिनको पूरी पूरी रात जाकर जो इबादत करते थे, तो उन्होंने भी इसको पिया, इस कॉफ़ी को, इसके सीड्स को, और फिर उसके बाद वो देखते थे कि वो इसकी वजह से जाग सकते हैं। यानी कि कॉफ़ी जो है वो आपके ब्रेन को और उसके जो आपके अंदर के जितने भी सेल्स होते हैं उनको बहुत एक्टिव रखते हैं और वो उनको बिल्कुल लाइवली आप हो जाते हैं। Coffee is made by roasting the coffee seeds and grinding them for brewing. It is also processed into instant coffee that does not need to be brewed. Okay, brewed एक लफ्ज़ है, brewing और brewed। इसका मतलब होता है कि हल हो जाना किसी चीज़ के अंदर उसके करने के लिए, यानी कि उसको ग्राइंड किया जाता था और उसको बॉयल किया जाता था। ये क्या किया जाता है कि कॉफ़ी, देखिए ये यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए ये पेज नंबर 13 पे, क्लस्टर ऑफ कॉफ़ी बीन्स ऑन द प्लांट। देखिए ये क्लस्टर्स लगे हुए बीन्स हैं इसके कॉफ़ी के प्लांट के ऊपर। अब इन बीन्स को ले गए और उसके बाद इनको रोस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर हैं, ये रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स हैं, यानी कि वही बीन्स उतार कर इनको रोस्ट किया जाता है, उनको गरम जगह पर उनको रोस्ट करके, और उसके बाद इनको क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, और फिर उसके बाद ब्रूइंग का क्या मतलब है, तेज़ गर्म पानी में डाला जाता था, उबालते हुए खोलते हुए पानी में, ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए, ठीक है। तो वो ये भी इस तरह भी इस्तेमाल होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस्ड इनटू इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी कौन सी होती है, फौरी हल हो जाने वाली, जैसे आजकल हमारे यहाँ आती है नेस्कैफ़े, और ये आप देखते हैं कि ये आप वैसे भी अगर आप डायरेक्ट पानी के अंदर डालें या दूध के अंदर डालें या किसी भी मतलब आपकी हॉट कॉफ़ी भी बनती है, कोल्ड कॉफ़ी भी बनती है, तो इंस्टेंट कॉफ़ी क्या हो जाती है, जो फौरी हल हो जाती है, ठीक है। उसके लिए उसको ब्रूइड करना ज़रूरी नहीं होता,
कि वो हल हो जाने के लिए उसको पूरे कि उसको ग्राइंड करें, फिर उसको पीसें और फिर वो करें, बल्कि डायरेक्ट क्या होता है कि वो इंस्टेंट बना दी गई है, पाउडर फॉर्म में बना दी गई है, जो कि फौरी तौर पर हल हो जाती है, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाती है। इंडोनेशिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी in the Islamic world. Although a considerable amount is grown in Yemen, Ethiopia, and the Ivory Coast, Muslim countries grow about 15% of the world's total supply of coffee. ठीक, अब बता रहे हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे कि इस्लामिक वर्ल्ड में जहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है, राइट। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 14. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ कोको. कोको पाउडर आपको पता है जैसे हम बनाते हैं, ब्राउनीज़ बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, उनमें भी कोको इस्तेमाल होता है. सो व्हेन कोलंबस फाउंड द न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिका, द कोको प्लांट ऑल्सो नोन एज कैकोआ, ठीक है, वॉज डिस्कवर्ड इन मैक्सिको, वेयर कोको was a drink of the nobles. It became a very popular drink in Europe in the 17th century. Chocolate as a sweet as we know it today was not invented until 1847. Okay. अच्छा, अब कोलंबस कौन था? कोलंबस वो शख्स था जिसने कि अमेरिका को दरियाफ्त किया था. वो हिंदुस्तान जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसको एक नई जगह मिली जो कि अमेरिका थी, और फिर उसने वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के जो नोबल लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो एक ड्रिंक पीते हैं और जो कि कोको है, ठीक है, वो पी जाती है. तो और ये कहाँ पर? मैक्सिको में, मैक्सिको जगह जो अमेरिका की, वहाँ पर ये पाई जाती थी, ठीक. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि किस तरह से इसके पॉड्स लगते हैं. इन पॉड्स को जब तोड़ते हैं तो इसके अंदर से कोको के सीड्स निकलते हैं और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है. ओके, now almost all cocoa is grown in West Africa and Southeast Asia. It is used as a drink, but more especially for making sweets and chocolates. A kind of fat cocoa butter, which is pressed out of the beans during manufacture, is used in some cosmetics and medicines. Indonesia and Malaysia produce about 18% of the world's cocoa supply. ठीक है. अब ये तकरीबन अफ्रीका के तमाम मुल्क में, साउथ ईस्ट एशिया में इसको ग्रो किया जाता है और एक ड्रिंक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कोको को, लेकिन ख़ास तौर पर ये स्वीट्स, मिठाइयाँ बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो ब्राउनीज़ भी बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, मिठाइयों के अंदर कोको पाउडर डाला जाता है, चॉकलेट्स के अंदर कोको पाउडर डाला जाता है, और फिर उसके बाद ये इसके अंदर से एक ख़ास किस्म का बटर भी, जब इसके उसको पिघलाया जाता है, इसको प्रेस किया जाता है जब इसके सीड्स को, तो उसके अंदर से एक फैट या चर्बी की सूरत में एक चिकनाई सी निकलती है जो कि कोको बटर कहलाता है, और ये कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है. इसके अलावा मेडिसिन्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है. ये देखिए कोको सीड्स भी दिखाए गए हैं. कोको इज़ मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कोको पॉड. ये कोको पॉड है, ऊपर से इसको जब तोड़ा तो इसके अंदर से ये कोको सीड्स निकलते हैं, ठीक है. Okay students, here is another very interesting and very delicious information for you. It is about chocolate. Okay, so information is the cocoa bean was very important to the Aztecs, who called it chocolate. Okay, Aztecs कौन थे? Aztecs actually they were Mexican people from where Columbus discovered. मैक्सिको से ही कोलंबस ने डिस्कवर किया था ना, ये जब अमेरिका गया था, और उसने कोको सीड्स. तो जो एस्टेक्स थे, वहाँ के जो लोकल पीपल थे या नोबल्स जो थे, वो एस्टेक्स कहलाते थे, और वो इसको क्या कहते थे? जोकोलेट, ठीक है, जोकोलेट. दे यूज्ड इट एज अ फॉर्म ऑफ मनी. और इससे वो अपनी इकोनॉमिक, उनकी जो थी वो बड़ी इकॉनमी इनकी इसकी वजह से बहुत अहम हो गई थी. एंड ऑल्सो रोस्टेड एंड ग्राउंड इट टू मेक अ ड्रिंक. और उसके बाद इसको इस्तेमाल भी करते थे अपने लिए, उसको पीसते थे, उसको रोस्ट करते थे और फिर इससे एक ड्रिंक तैयार करते थे. ओके, नाउ हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. कैन यू फिगर आउट वेयर द वर्ड चॉकलेट कम्स फ्रॉम? चॉकलेट, जोकोलेटी, चॉकलेट, ठीक है. येस, यू आर राइट. द वर्ड चॉकलेट कम्स फ्रॉम जोकोलेटी. और ये कौन कहते थे इसको, इसके लिए इस्तेमाल करते थे कोको बीन्स के लिए? एस्टेक्स, जो कि मैक्सिको के पीपल थे.
right? Now other very important product for our country is also wheat is very important. आप आजकल बड़ा सुनते होंगे ना, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, हमने शुगर के बारे में पढ़ा था, और वीट से ही आटा वगैरह हमारे यहाँ, और हमारा मुल्क बेहतरीन वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारे यहाँ वीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर देखें आपको हेल्दी वीट क्रॉप दिखाई गई है, जिसके ना ये पूरे ये भरे हुए होते हैं, दाने मोटे होते हैं, और ये फिर इसको जब ये सूख जाती है और इससे फिर आटा बनाया जाता है। ओके, wheat is the most important food crop for much of the world, especially in temperate lands. It is grown in all countries outside the tropics. ठीक है, टेम्परेट जोन्स आपको बता दिया, वही वाले जो कि ना तो माइल्ड हीट होती है, बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है, मॉडरेट, जैसा हमारा मुल्क में इसमें शामिल है। Most countries have to import huge quantities of wheat, but Pakistan and Turkey are among the very few nations that can grow enough to feed the whole of their population and still have some left for export. Okay, अच्छा, अब वीट का ये है कि अच्छी किस्म की, आला किस्म की वीट जो है वो पाकिस्तान और टर्की ऐसे दो कंट्रीज़ हैं जो इतनी अच्छी और इतनी बड़ी मकदार में कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं वीट के, ना सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के लिए काफ़ी होती है बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, और दुनिया के लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ जो होते हैं वो इंपोर्ट करते हैं वीट को, और पाकिस्तान एंड टर्की एक्सपोर्ट भी करते हैं। These countries, however, find it difficult to compete with nations such as the USA and America, which has fields measuring many hundreds of hectares and gigantic machines for planting and harvesting. The Muslim world produces nearly 17% of the world's wheat. Okay, देखिए टर्की एंड पाकिस्तान, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी हम वीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहरहाल हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं यूएसए के साथ, क्योंकि यूएसए के पास एक बहुत बड़े फील्ड्स हैं, और हेक्टर्स क्या होता है, वो एरिया होता है जो कि जहाँ पर के मेजरमेंट है एक एरिया की, कि जहाँ पर इतने एरिया पर ये लगाए जाते हैं, और उनके पास जैकेंटिंग मशीन से बहुत बड़ी मशीन्स हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर हार्वेस्टिंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, इसलिए उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका जो ये प्रोड्यूस करते हैं जो वीट, वो पाकिस्तान और टर्की के मुकाबले में बहुत अच्छी होती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको इन्होंने वीट ग्रेन्स भी दिखाया मैं कि वीट ग्रेन्स कैसे होते हैं। वीट ग्रेन कंसिस्ट्स ऑफ एन इनर पार्ट, इसके अंदर का जो इनर पार्ट होता है ना, वो आटा, ये जब पीसते हैं तो उसके अंदर से सफ़ेद रंग का आटा निकलता है पाउडर फॉर्म में। इनर पार्ट विच वी ईट एंड टू आउटर हस्क्स शेफ, उसके ऊपर ये छिलका होता है, ठीक है। जब ये पिसता है तो इसका छिलका अलग हो जाता है, हस्क, जिसको शेफ कहते हैं, विच प्रोटेक्ट द सीड, और इसका काम क्या होता है, ये सीड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये गंदम का होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज राइस। Rice is the tropical equivalent of wheat and the amount grown is also about the same as wheat. Okay, अब आप देखिए राइट एंड wheat, ये दोनों तकरीबन बराबर इनका प्रोडक्शन भी होता है, पैदा भी होते हैं बराबर, और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि वीट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि राइस ज़्यादा, इसलिए इनका जो यूज़ है दोनों कंट्रीज़ का, इनकी प्रोडक्शन भी और इसका इस्तेमाल करना भी तकरीबन बराबर है, इक्विवेलेंट होता है। राइस नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड हीट, इसको जब जहाँ पे भी लगाया जाता है वहाँ पे देखें, ये आपको पिक्चर दिखाई है राइस फील्ड, यहाँ पे शैलो वाटर में पानी खड़ा हुआ होता है, वहाँ पर इसकी जो फसल होती है वो हार्वेस्ट की जाती है, काश्त की जाती है या ग्रो की जाती है। और गर्म इलाकों में चाइना एंड इंडिया आर इजीली द लार्जेस्ट ग्रोअर्स ऑफ राइस, producing about 2/3 of the world's supply, but the Muslim countries, especially Indonesia and Bangladesh, grow over 18% of the total. ठीक है, इंडिया और चाइना में तो ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश जो है वो, हमारे मुल्क में भी होता है, लेकिन बांग्लादेश और इंडोनेशिया में जो है वो तकरीबन 18% ऑफ द टोटल जितना भी चावल पैदा होता है वो इंडोनेशिया और बांग्लादेश में। नाउ लास्ट पेज नंबर 16, here
here are some other significant exports of agriculture products. बहुत अहम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की, वो आपको यहाँ पर एक चार्ट की शक्ल में दिए हैं। और बच्चों ये आप लोगों ने याद भी करना है, ठीक है। ये आप समझ लें कि आपका एक होमवर्क भी है, या आपको एक प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा कि आपने इसको याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज़ में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए लेफ़्ट पे कंट्रीज़ के नेम है, साथ उनके प्रोडक्ट्स हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश में क्या प्रोडक्शन होती है? जूट, टी, राइस, कॉटन एंड क्लॉथ, ठीक है। फिर है कोटा डी एवरी, यहाँ पर क्या होता है? कॉफ़ी और कोको पैदा होते हैं। इजिप्ट, कॉटन, व्हीट, वेजिटेबल्स एंड ऑरेंजेस। इंडोनेशिया, कॉटन, टिम्बर एंड राइस। टिम्बर कहते हैं वो लकड़ी, ऐसे दरख्त लगाए जाते हैं कि जिनकी लकड़ी के साथ बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं या फर्नीचर बनता है, वो टिम्बर कहलाता है। ईरान, इसमें फ्रूट है, पिस्ताशियो है एंड नट्स हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह पैदा होते हैं। मलेशिया, पाम ऑयल, टिम्बर एंड फ्रूट। मोरक्को, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। पाकिस्तान, राइस, कॉटन एंड फ्रूट। टर्की, wheat, tobacco, fruit and vegetables. Saudi Arabia, dates. Iraq, dates. Here is information. Malaysia is the world's leading producer of palm oil. Palm oil forms the base for the soap industry, and when refined and processed, it can also be used as edible oil. Edible oil का मतलब होता है खाने का तेल। अच्छा, अब पाम ऑयल जो होता है ये सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में, मलेशिया में ये प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा आमतौर पर जो सोप बनाने वाली, साबुन बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में ये ऑयल इस्तेमाल होता है। लेकिन जब इसको मज़ीद रिफ़ाइन, इसको और ज़्यादा खालिश कर दिया जाता है, और ज़्यादा इसको साफ़ सुथरा कर दिया जाता है और इसको प्रोसेस किया जाता है, तो ये खाने का भी तेल बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।